गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। आज का लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम भारत की मिट्टियाँ देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 आरओ एआरओ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आपके लिए अति आवश्यक सिद्ध होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या होती है। दोस्तों, हमारा जो महाद्वीप है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो हमें परत दिखती है, जिस पे फसल उगती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिट्टी कहते हैं। उसको कहते हैं हम मिट्टी। और ये मिट्टी जो बनती है, ये मिट्टी बनती है ऐसे, जैसे मानो यहाँ पे ये पर्वत है। अब क्या हवा चलती है, बारिश होती है, तूफान आते, उससे क्या होता है, ये कण टूट टूट के आते रहते हैं। ठीक, ये कण टूट टूट के आते रहते हैं, जिससे ये इकट्ठे होते रहते हैं और ये इकट्ठे होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जिसके कारण है वायु, आपकी हवा का वेग कैसे है, आपका जल, वर्षा, नदी। दोस्तों, वायु से क्या होता है, कण उड़ के आ जाते हैं। जल से क्या होता है, जब जल से क्या होता है, यानी वर्षा होती है तो उससे क्या है, बह के आ जाती है। और नदी से क्या होता है, नदी से भी टूट कर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं मृदा का अपरदन। दोस्तों, इसको मृदा का अपरदन कह के हम कह सकते हैं पर्वत का अपरदन, जिससे क्या होता है, मैदान बन जाता है, जिससे क्या होता है, अच्छी एक मिट्टी बन जाती है। और फिर क्या होता है, जो भारतीय मिट्टी है, जो भारत की मिट्टी होती है, इस पे जो भौतिक कारक है, जो भौतिक फैक्टर है, वे तो कार्य करते हैं, जैसे वायु, वहाँ की वर्षा कैसी है, नदी, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये साथ में कुछ मानवीय कारण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब इसको आगे जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा किताबी लैंग्वेज से। मिट्टी महाद्वीपीय परत की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें चट्टानों के अवक्षेप कण होते हैं। भारत की मिट्टी भौतिक कारकों के साथ साथ मानवीय कारकों का भी उत्पाद करती है। मिट्टी को सीधे तौर पर छोटे चट्टानी कणों या मलबे और कार्बनिक पदार्थ, या हम उसे ह्यूमस के मिश्रण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं और पौधों के विकास का समर्थन करते हैं, या पौधों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं मृदा निर्माण को। जो हमारी मृदा होती है, जो हमारी सॉइल होती है, उसका जब निर्माण होता है तो उसके कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका अभिभावक सामग्री। ये दोस्तों ऐसी सामग्री होती है जिसके बिना मिट्टी का निर्माण लगभग असंभव होता है। फिर आप देखते हो नंबर 2, उच्चावच या स्थलाकृति। जिस जगह आपकी ये मिट्टी है, वहाँ पे किस तरीके के आपको पर्वत दिखते हैं, या वहाँ पर आपको घाटियाँ दिखती हैं, आपको क्या दिखता है। फिर वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ की क्लाइमेट है, वो किस प्रकार का है। फिर देखा जाता है कि वहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, और जो वहाँ का बायोलॉजिकल फैक्टर है वो कैसे काम करता है। उसके बाद देखा जाता है कि भाई साहब कितना समय लगता है, कितना टाइम हुआ है उस मिट्टी को बने हुए, कितना पीरियड हुआ है, कितने समय से वह मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार। चलिए जानने की कोशिश करते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वासिली डोकोविच ने। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको कहते हैं ICAR, ने मिट्टी को 8 श्रेणियों में विभक्त किया है, 8 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी काली मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है आपको ये कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कहाँ पे, गंगा यमुना के
यमुना के दोआब पर, यमुना के दोआब पर, ठीक है। और जो काली मिट्टी है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है महाराष्ट्र में दोस्तों। फिर आती है आपकी लाल मिट्टी, और उसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी। फिर होती है आपकी पर्वतीय या वन मिट्टी। उसके बाद होती है शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलती है दोस्तों। कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में। उसके बाद आती है आपकी लवणीय या क्षारीय मिट्टी, और सबसे एंड में आती है आपकी पीटी या दलदली मिट्टी या बोग मिट्टी। जो दलदली मिट्टी है यह आपको देखने को मिलती है कच्छ के रण में, जो आपका है गुजरात में। ये आपको देखने को मिलेगी बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? सुंदर वन डेल्टा में। चलिए मैप के माध्यम से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपकी एलुअल सॉइल, जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ये आपको उत्तर भारत में देखने को मिलती है, उत्तर भारत के मैदानी भाग में। और जो आपका पश्चिमी या पूर्वी घाट है, ठीक, उनके तट पर भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपके यहाँ देखी जा रही होगी जो आपको लगभग मध्य भारत में देखने को मिल रही है, जो मध्य भारत और थोड़ा ये आप कह सकते हो मध्य भारत नहीं, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, और उसके साथ है महाराष्ट्र। तो वहाँ पे आपकी है काली मिट्टी। और दोस्तों रेड और येलो सॉइल जो है ये आपको जो आपके जो है दक्षिण वाले भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, जहाँ पे मसाले अत्यधिक होते हैं, साथ में मसालों के साथ कॉफ़ी, चाय आदि अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल, जो हमने बात कर ली ये रही। फिर आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो आपको भारत के थोड़े थोड़े भागों में देखने को मिलती है। फिर आपकी आती है शुष्क मृदा, जो आपको देखने को मिलती है केवल और केवल राजस्थान के थार मरुस्थल में। कहाँ पे? राजस्थान के थार मरुस्थल में आपको देखने को मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं, सारी मिट्टियों को डिटेल में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसको कहा जाता है एलुअल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बड़े भाग पे कौन सी मिट्टी है, तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, जिसका विस्तार है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो लगभग 45% भाग पर है। इस मृदा का निर्माण जो है, इसका निर्माण जो है कैसे हुआ? निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा लाए गए नदियों के द्वारा लाए गए अपर्दन से, नदियों के द्वारा लाए गए अपर्दन से। अपर्दन क्या? वह हो सकता है जो पहाड़ों से आती है, तो क्या होता है उसके साथ मिट्टी के कण, ठीक है, साथ में पत्थर, ये सब चीज़ आती है, बालू आती है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। इसलिए इसे अक्षय मृदा भी कहते हैं। इसका अन्य नाम जो है प्रवासी मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार जो है लगभग संपूर्ण उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में नदियों की घाटियों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैप उल्टा सीधा है। ये आपके उत्तर भारत में, और ये जो है आपके जो तटीय मैदान है दोनों नदियों के साइड में, क्योंकि जो पश्चिम में नदियाँ जाती है वो तो एस्चुरी बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता। लेकिन जो पूरब की ओर नदियाँ बहती है जो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है? ये डेल्टा बनाती है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा मैदानी भाग बन जाता है, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं।
इस मिट्टी में चीका मिट्टी, बलुई मिट्टी की मात्रा लगभग समान होती है, इसलिए इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि दोमट मिट्टी कैसे बनती है, तो उसमें दो चीज़ होती है। दोमट मिट्टी में दो चीज़ होती है, पहली होती है आपकी चीका मिट्टी और साथ में दूसरी होती है आपकी बलुई मिट्टी। जब चीका और बलुई मिट्टी मिलती है तो आपकी बन जाती है दोमट मिट्टी। अब आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की सामान्यतः कमी पाई जाती है। क्या क्या कमी होती है? नंबर 1 फास्फोरस की, नंबर 2 नाइट्रोजन और नंबर 3 ह्यूमस की। फिर भी यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मानी जाती है। इस मिट्टी में पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो पोटास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है, जो इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है चावल, फिर आपकी आती है गेहूँ और फिर आती है जूट, उसके बाद कपास, तंबाकू, मक्का, तिलहन आदि फसल होती है, जिसे कहते हैं गहन कृषि। क्या कहते हैं? जिसको गहन कृषि कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप नॉर्थ भारत की बात करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ भारत में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको चावल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको गेहूँ भी देखने को मिलते हैं, जूट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये फसलें ऐसी है जो नॉर्थ रीजन पे सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, जिसको कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है भारत का, जिसका विस्तार लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16.16% है। और जो कितने उस पे भाग पे 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। इस मिट्टी का निर्माण जो है क्रिटेशियस कालीन बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि काली मिट्टी का निर्माण है ये कैसे हुआ है, तो ये निर्माण हुआ है लावा की वजह से। किसकी वजह से? लावा की वजह से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। इस मिट्टी का सबसे अधिक जो विस्तार है महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। गुजरात के काठियावाड़ में, मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साथ में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में काली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलता है। काली मिट्टी में जो है लोहे की अधिकता पाई जाती है, जबकि ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? जो लोहा है ये बहुत अधिक पाया जाता है, परंतु जो ह्यूमस है ये बहुत कम पाया जाता है। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, भारत की जितनी भी मिट्टी है सब में ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है तथा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सूखने पर इस मिट्टी में गहरी व चौड़ी दरारें हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः कृषि भूमि भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है काली मिट्टी को? तो दोस्तों, काली मिट्टी को 2-3 नाम से जाना जाता है। अन्य नाम काली मिट्टी के, पहला है इसका रेगुर मिट्टी, दूसरा इसका नाम है कपासी मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी पे कपास अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। नंबर 3 इसको कहते हैं कृषि जोतीय मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी पे कृषि जोत की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही ऐसा लगता है कि किसी ने खेत को जोत दिया हो। अब आगे देखते हैं। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए आदर्श होती है, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। इन मिट्टियों में गेहूँ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, चावल, तंबाकू आदि आते हैं और यहाँ पर इनकी अच्छी कृषि आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं हम लाल मिट्टी की, जिसको कहते हैं रेड सॉइल। लाल मिट्टी भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। इसका जो विस्तार है लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्र का लगभग 10% है। लगभग संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलता है।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी लाल मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। इन मिट्टियों का निर्माण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लाल मिट्टी का जो निर्माण है ये किस वजह से होता है, तो दोस्तों जो लाल मिट्टी है इसका निर्माण होता है ऑक्सीकरण की वजह से। ऑक्सीकरण की वजह से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा इसमें लोहे की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहे की अधिकता होती है। लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और साथ में क्या है, साथ में ह्यूमस। इन दोनों की यहाँ पे बहुत मात्रा में कम देखने को मिलती है। सिंचाई सुविधा का विस्तार कर और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर लाल मिट्टी में कपास, चावल, मोटे अनाज, गन्ना, तिलहन की फसल पैदा की जा सकती है। दोस्तों कैसे की जा सकती है? इसमें क्या है, सिंचाई सुविधा को बढ़ा दिया जाए, साथ में रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाए, जिसकी वजह से क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में वर्तमान में जो गन्ना मिल है, जो गन्ना मिल है ये लगातार बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? गन्ना मिल लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अपनी सिंचाई सुविधा को लगातार विस्तार कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड सॉइल है। अब इसके बाद करते हैं हम लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है उष्ण, आर्द्र और शुष्क जलवायु के क्रमिक परिवर्तन वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इन मिट्टियों का निर्माण जो है निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। जल में घुलनशील पोषक तत्व जैसे चूना और सिलिका जल में घुलकर मृदा की निचली परत में पहुंचने की क्रिया को कहते हैं क्या? निक्षालन। इस प्रकार लेटेराइट मिट्टी निक्षालन प्रक्रिया से अत्यंत प्रभावित होती है और तेजी से क्या है, तेजी से अनुपयोगी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। गीली होने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले जाए ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गीले होने पर क्या होता है, ईंट की तरह कठोर हो जाती है, तो दोस्तों ये आपकी होती है लेटराइट मिट्टी, और गीले होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूने, सिलिका आदि की कमी देखने को मिलती है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा लोहा होता है, जो हमारा आयरन होता है, इसकी मात्रा अधिक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल आप उगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम उगा सकते हैं चाय, फिर उसके बाद कॉफ़ी, फिर रबड़, फिर मसाले आदि की बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हम दोस्तों कह सकते हैं जो लेटराइट मिट्टी है ये आपके मसाले के लिए और चाय और कॉफ़ी के लिए अत्यधिक अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है पूर्वी घाट, मेघालय तथा राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? पूर्वी घाट पे, मेघालय पे और राजमहल पहाड़ियों। पर्वतीय मिट्टी जिसको कहते हैं माउंटेन सोइल, इन मिट्टियों का विकास विशेष रूप से हिमालय के ढालों के सहारे पाए जाने वाले वनों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे वन मृदा या फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। इन मिट्टियों में ह्यूमस अधिक पाया जाता है। पर्वतों के ढालों पर यह मिट्टियाँ कम गहरी तथा छिछली है, जबकि पर्वतों की घाटियों में यह मिट्टी अच्छी तरह विकसित अर्थात मिट्टियों की मोटाई अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों जो हमारी जो हमारी पहाड़ी मिट्टी है, जो हमारी माउंटेन सोइल है, दोस्तों इसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। भारत में यह एकमात्र ऐसी मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों ये आपकी
मूसलाधार बारिश, चलती नदियाँ, ग्लेशियर, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी का क्षरण होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है। वनों की कटाई, नंबर 1। अतिचारण, नंबर 2। स्थानांतरण खेती, नंबर 3। खराब खेती की तकनीक, नंबर 4। नदियों और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना, नंबर 5। ये सब मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण माने जाते हैं। तो मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण कौन कौन माने जाते हैं? नंबर 1 वनों की कटाई, नंबर 2 अतिचारण करना, नंबर 3 स्थानांतरण खेती करना, नंबर 5 खेती खराब तकनीकी से करना, नंबर 6 नदियों और औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऊपरी मिट्टी की परत को हटा देना या उसको काट देना। अब आगे देखते हैं मृदा क्षरण, जिसको हम कह सकते हैं सोइल एरोजन। क्या कह सकते हैं? सोइल एरोजन। जल और वायु द्वारा मृदा की उर्वरक परत का अपरदन होता है, जिसे कहते हैं सोइल एरोजन। तो दोस्तों इसके जो कारण हैं, इसके मुख्य कारण है अधिक चराई करना, वनों की कटाई करना, हवा, पानी, ग्लेशियर आदि, स्थलाकृति अर्थात तीव्र ढाल एवं उच्च वर्षण, कृषि कार्यों की गलत विधियाँ जैसे अति सिंचाई, झूम कृषि अत्यधिक ये कारण है। साथ में अन्य मानव निर्मित कारक जैसे खनन करना, औद्योगिकरण करना आदि। मृदा क्षरण के जो प्रभाव है हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले ऊपरी उपजाऊ भूमि का अपरदन होने लग जाता है। नंबर 2 भूमिगत जल स्तर एवं मृदा की नमी में कमी आ जाती है। नंबर 3 शुष्क भूमि का विस्तार एवं वनस्पतियों का सूख जाना। नंबर 4 बाढ़ एवं सूखा की आवृत्ति। नंबर 5 नदियों एवं कैनालों की सिल्टिंग। नंबर 6 भूस्खलन में लगातार वृद्धि होना। दोस्तों हमने देख लिया जो सॉइल एरोजन है वो हो रहा है। अब उसको हम किस प्रकार से रोकेंगे उसके भी उपाय देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टेरेस फार्मिंग, जिसमें हम क्या करते हैं सीढ़ीदार खेती करते हैं, जिससे क्या होता है पानी जो है वो सीधा निकल जाता है, मिट्टी को अपने साथ काट कर नहीं ले जाता। उसके बाद करते हैं समुच्चय कृषि। इसमें क्या होता है भूमि की खड़ी जुताई से भूमि का कटाव बढ़ता है। तिरछी जुताई होने से जल के साथ मिट्टी बह जाती है। समुच्चय से मृदा का कटाव रुकता है और इससे धीरे धीरे जल मिट्टी में प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त यह निलंबित मिट्टी के कणों को हटा भी देता है। क्या करते हैं इससे? इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो पानी है वो धीरे धीरे मिट्टी में प्रवेश करता है और मिट्टी के जो कण ऐसे होते हैं जो पानी को रोकते हैं, माफ कीजिएगा पानी को रोकते नहीं, उसको भी हटा देते हैं, जिससे क्या होता है पानी रुकता है और क्या होता है मृदा का क्षरण नहीं हो पाता। अब आगे देखते हैं वनारोपण। हमें अत्यधिक वन लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। उसके बाद शेल्टर पट्टी। खराब मौसम से सुरक्षा के लिए एक क्षेत्र विशेष रूप से फसलों के क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए पेड़ों या झाड़ियों की एक पंक्ति। हवा से होने वाले कटाव को रोकने के लिए किसान कुछ पंक्तिबद्ध पेड़ लगाते हैं। इन्हें विंड ब्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेल्टर पट्टी को विंड ब्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं जुताई रहित कृषि। जब दोस्तों हम फसल काटते हैं तो हम क्या करें, हम उसके बाद उस खेत की जुताई ना करें, हम उसमें ऐसे पानी भर दें और कुछ समय बाद नई फसल उगा दें। चलिए अब देखते हैं पट्टीदार खेती। स्ट्रिप क्रॉपिंग। हवाओं के प्रभाव को रोकने के लिए भूमि के वैकल्पिक स्ट्रिप में फसलें उगाई जाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एनिक्लाइन जरूरत से ज़्यादा खड़ी होती है या जब मिट्टी के कटाव को रोकने की कोई वैकल्पिक तकनीक उपलब्ध नहीं होती। अब आगे देखते हैं परिरेखा पट्टीदार खेती। फसलों के कटाव के साथ बारी बारी से स्ट्रिप्स
में फसलों को सुनिश्चित करने वाली मिट्टी में खेती पट्टी ढलान से नीचे होना चाहिए। पट्टीदार क्षेत्र में खेती, पौधों की खेती ढलानों के समानांतर पट्टी में की जाती है। घास पात से ढकना, मल्च नमी को बनाए रखने और मिट्टी की स्थिति में सुधार करने के लिए मिट्टी की सतह पर डाली गई सामग्री होती है। मिट्टी के ऊपर फैली हुई सामग्री की एक रक्षात्मक परत होती है। मल्च या तो प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे घास, कतरने, भूसे, छाल इत्यादि इसी तरह की सामग्री होती है, या अकार्बनिक जैसे पत्थर, ईंट के टुकड़े और प्लास्टिक आदि। तो दोस्तों इसी के साथ हमने भारत की सभी प्रमुख मिट्टियाँ देख ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।